तो अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि ना क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होती है। सो देर आर टू स्टेप्स इन अ क्लॉट फॉर्मेशन या जो थ्रोम्बोजेनेसिस है। एक होती है प्राइमरी हीमोस्टासिस विच रिजल्ट्स इन द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्राइमरी हीमोस्टासिस में मेनली प्लेटलेट्स ने रोल प्ले करना होता है, और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टासिस होती है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी हीमोस्टासिस एक फ्राइबल सा इनिशियल प्लेटलेट प्लग बना देती है, बट इट इज वीक, और while it can temporarily stop bleeding, it needs to be stabilized. तो जो stabilization होती है ना of this platelet plug, that is done via secondary hemostasis, जो कि clotting factors के थ्रू होती है। अब primary hemostasis के 6 steps होते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जब भी there is an endothelial injury, initially vasoconstriction होती है, transient vasoconstriction होती है। This is because of the reflex neural mechanisms as well as by the release of endothelin from the damaged endothelial cells. अब इस endothelial injury के result में क्या होता है that there is an exposure of the underlying collagen। ठीक है, तो जो आपके पास collagen होता है वो exposed हो जाता है। इस exposed collagen के साथ von Willebrand factor bind कर जाता है। So the second step is the binding of the von Willebrand factor to the exposed collagen। अब वॉन विलीब्रांड फैक्टर एक साइड पे कोलेजन के साथ बाइंड करता है, एंड एट द अदर साइड ये प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कर जाता है थ्रू द ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर्स। सो इन दिस वे इट कॉजेज द एडहेशन और द बाइंडिंग ऑफ द प्लेटलेट्स टू द एक्सपोज्ड कोलेजन। तो ये थर्ड स्टेप होता है दैट इट बाइंड्स टू द प्लेटलेट्स वाया द ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। अब जब प्लेटलेट्स जो है वो वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, दे विल अंडरगो अ कॉन्फर्मेशनल चेंज विच रिजल्ट्स इन द डीग्रैन्युलेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, और उनके अंदर जो कंटेन्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वी नीड टू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लेटलेट्स। ठीक है, एक होते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स। जो डेंस ग्रैन्यूल्स के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं ना, यू कैन रिमेंबर देम एज कैश। ठीक है, कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये जो है वो डेंस ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द अल्फा ग्रैन्यूल्स, उसमें अल्फा के एफ से आपने याद रखना है कि सारे एफ वाले सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं। सो इट आल्सो कंटेन्स द वॉन विलीब्रांड फैक्टर, फिब्रिनोजन, फाइब्रोपेक्टिन एज वेल एज फैक्टर 4। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस कंटेन होते हैं इनसाइड द अल्फा ग्रैन्यूल्स। और तीसरी चीज क्या होती है कि प्लेटलेट्स कैन सिंथेसाइज ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड बिकॉज दे आल्सो कंटेन द कॉक्स एंजाइम। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है वो प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज, तो ये सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं। जो एडीपी रिलीज होती है ना, दैट प्लेज अ रोल इन the expression of glycoprotein 2b3a receptors onto the surface of the platelets। तो जो glycoprotein 1b receptors है वो पहले से प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ बाइंड करके प्लेटलेट्स की एडहेशन करवा रहे होते हैं टू द एंडोथेलियम। जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स होते हैं ये इनसाइड द प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब एडीपी आती है तो दीज वाया एक्सोसाइटोसिस ये हमारे पास एक्सप्रेस हो जाते हैं ऑन टू द प्लेटलेट सरफेस, एंड देन फिब्रिनोजन इनके साथ बाइंड करके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाती है। सो जो मेन दो स्टेप्स हैं उसमें आपने याद बस ये रखना है कि जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर है वो कोलेजन के साथ बाइंड करके प्लेटलेट्स की एडहेशन करवाती है टू द एंडोथेलियम, और जो फिब्रिनोजन है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2b रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवा रही होती है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, अब हम देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक होते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स, एक होती हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट रिमेन्स नॉर्मल, दैट इज देयर इज नो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट रिमेन्स नॉर्मल, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, इस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं। वॉन विलीब्रांड डिजीज है, बर्नॉट सॉलियर सिंड्रोम है, एंड ग्लैंड्समैन्स थ्रोम्बस्थेनियाज हैं। ठीक है, वॉन विलीब्रांड डिजीज में ऑब्वियसली जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर रिगार्डिंग द वॉन विलीब्रांड फैक्टर इज कि एक तो इसने प्लेटलेट्स के एडहेशन करवानी होती है, दूसरा वॉन विलीब्रांड फैक्टर दो साइड से आ रहा होता है। इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट से भी आ रहा होता है, एंड इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द एंडोथेलियल सेल, सो ये वहां से भी रिलीज हो रहा होता है। एंड वॉन विलीब्रांड फैक्टर के ऊपर एक साइट होती है जहां पर फैक्टर 8 बाइंड करता है। सो नॉर्मल कंडीशंस में व्हेन आपके पास क्लॉटिंग नहीं हो रही है या कोएगुलेशन नहीं चल रही है, सो वॉन विलीब्रांड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ फैक्टर 8। इसीलिए व्हेनेवर देयर इज वॉन विलीब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी, हमारे पास फैक्टर 8 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है विच विल प्रोड्यूस ब्लीडिंग। ठीक है, अच्छा, अब जो वॉन विलीब्रांड डिजीज है, क्योंकि इसमें देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द वॉन विलीब्रांड फैक्टर, तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहेगा,
और इसमें साथ में PTT भी रेज्ड होता है, बिकॉज PTT आपके पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी को शो कर रहा होता है, ठीक है। सो ये वॉन विली ब्रांड डिजीज की क्लिनिकल पिक्चर होती है। बर्नॉट सॉलियर सिंड्रोम में बेसिकली जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर्स होती है, इनकी जो है वो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। वेयर एज ग्लैंसमैन्स थ्रोम्बस्थीनिया में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्होंने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करानी होती है, उनकी डेफिशिएंसी होती है। अगेन देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। अब एक और चीज टू रिमेंबर इज के whenever there is a platelet deficiency and whenever there is a clotting factor deficiency, तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट करती है। जब भी ब्लीडिंग डेफिशिएंसी कोई होती है, कोई प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे पास एपिस्टैक्सिस हो रही होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लीडिंग हो रही होती है, हर जगह से हो रही होगी, लेकिन कॉमनली एपिस्टैक्सिस के तौर पर प्रेजेंट कर रही होती है, एज वेल एज देयर इज पेटिकी फॉर्मेशंस, ठीक है। वेयर एज अगर हमारे पास कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, तो यूजुअली उसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही होती है इनटू द जॉइंट्स, जिसकी वजह से जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग हो रही होती है, या फिर देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, ठीक है। तो कोई अगर आपकी टूथ एक्सट्रैक्शन हुई है, कोई वुंड हुआ है, उसके बाद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। वेयर एज प्लेटलेट्स में क्या होता है, क्योंकि पेटिकीस फॉर्मेशन हो रही होती है और मतलब आपके पास जो है वो एपिस्टैक्सिस वगैरह हो रही होती है, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स होंगे टू एनी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो। अब जो क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स है ना, उसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट इज ITP यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, HUS hemolytic uremic syndrome and DIC which is disseminated intravascular coagulation। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ITP की, ठीक है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। सेकेंडरी आपके पास ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक SLE के साथ हो सकता है, किसी मेलिग्नेंसीज के साथ हो सकता है, किसी ड्रग्स के साथ हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके ये वाले रिसेप्टर्स है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, और इन एंटीबॉडीज की वजह से प्लेटलेट्स की सिक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन चल रही होती है इन द स्प्लीन। तो इसकी वजह से आपके पास, क्योंकि देयर इज एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, तो देयर इज डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट एंड देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। अब ITP क्योंकि इम्यून कंडीशन है, तो आप इसमें स्टीरॉइड्स दे सकते हो, रिटुक्सीमैब दे सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हो, TPO दे सकते हो विच इज थ्रोम्बोपोएटिन, इसके एगोनिस्ट दे सकते हो। दे विल कॉज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, या फिर इन सिवियर केसेस, इन रिफ्रैक्टरी केसेस आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हो ताकि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाए। द सेकंड कंडीशन इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब आपने याद रखना है कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड HUS के सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं। 3 जो कार्डिनल सिम्टम्स या ट्रायड आ रही होती है, वो एक तो प्लेटलेट काउंट कम हुआ होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ होता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग थ्रोम्बोसिस, हमारे पास ऑनगोइंग इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस भी चल रही होती है, दैट कैन रिजल्ट इन द हीमोलिटिक अनीमिया एंड बोथ ऑफ दीज कैन कंट्रीब्यूट टू AKI। तो ये ट्रायड ऑफ सिम्टम्स आ रही होती है इन बोथ TTP एंड HUS। TTP और ITP में डिफरेंस ये है, इसमें प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती है, बल्कि इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स आर बीइंग यूज्ड अप इन एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन, माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रही होती है, इसलिए हम इसको थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन में यूज अप हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर वो यूज अप हो रहे होंगे तो काउंट उनका कम हो जाएगा एंड ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ जीन ADAM-TS13, उसकी डेफिशिएंसी, उसके डिफेक्ट की वजह से जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है ना, वो डिफेक्टिव होता है, बहुत ही मल्टीमर्स होता है, ये मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। इसके लार्ज मल्टीमर्स जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, ठीक है। अब इसमें माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रही होगी, जिस और उसकी वजह से बेसिकली AKI भी हो जाएगा एंड इट कैन आल्सो कॉज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आप एक तो प्लाज्माफेरेसिस कर दो, या स्टेरॉइड्स दे या रिटुक्सीमैब दे सकते हो। HUS को TTP से आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हो, इफ यू कैन सी इसकी क्लिनिकल पिक्चर बिल्कुल सेम होती है, इसके सिम्टम्स भी एक जैसे होते हैं। द डिफरेंस इज दैट दिस फॉलोज ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया के 2 कॉमन एजेंट्स, जो शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग EHEC होता है, दैट इज इंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई, एक तो वो करा रहा होता है, या शिगेला खुद भी करा सकता है। सो ये जो शिगा लाइक टॉक्सिन होता है या जो शिगा टॉक्सिन होता है, ये बेसिकली हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कराते हैं, बच्चों में हो रहा होगा एंड इट इज यूजुअली फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ ब्लडी डायरिया। इसके लिए आप टिपिकली सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दे रहे होते हो। लास्टली हमारे पास DIC आती है ना। DIC को आप इन दोनों से कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स का डिफेक्ट नहीं होता, इसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यूज अप हो रहे होते हैं इन द क्लॉट फॉर्मेशन। DIC में भी आपको पता है दैट देयर इज ऑनगोइंग क्लॉट फॉर्मेशन एंड देयर इज आल्सो ऑनगोइंग क्लॉट ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से देयर इज आल्सो डी डाइमर्स, ठीक है। सो एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन भी हो रही होती है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव आपके पास क्लॉट्स का ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस। इसमें हमारे पास शॉक हो सकता है, इसमें हमारे पास स्नेक वेनम हो सकता है, देयर कैन बी ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस, देयर कैन बी ट्रॉमा, पैंक्रियाटाइटिस
साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की वजह से, नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से DIC होता है। बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट कि इसमें PT और APTT भी प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, ठीक है?